हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग किड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू, वेलकम टू माई क्लास। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो न्यू चैप्टर है सिविक्स में, अंडरस्टैंडिंग लॉ। अंडरस्टैंडिंग लॉ। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाई डू वी नीड द पार्लियामेंट्स, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस चैप्टर को हमने पढ़ा। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट के वर्क के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आज एक नया न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लॉ। अंडरस्टैंडिंग लॉ मीन्स नियम या कानून। अब बच्चों, आप ये सोचते होंगे कि नियम या कानून क्या है। अब हम लोग, चूँकि हम लोग एक सोशल एनिमल, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो इसलिए हम लोग समाज में रहते हैं। तो समाज में रहने के लिए कुछ नियम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, इंसान किसकी तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ एनिमल्स। एनिमल्स को कभी तुमने देखा है? उनके बीच में कोई भी रूल नहीं होता है, बड़ा छोटों को मारता है, छोटा उससे छीन के खा जाता है, तो इसलिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन मनुष्य या ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जिसके पास क्या होती है, बुद्धि होती है। तो बुद्धि होने के कारण उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे तरीके से काम करे। इसलिए जब हम लोग इसकी बात, समाज की बात करते हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए जिसको फॉलो करना सभी के लिए जरूरी हो। तो ये वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी की हम बात अभी कर रहे हैं। तो हमारे लिए समाज के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर एक अंकुश बनाए रखने के लिए, नियंत्रण, कंट्रोल बनाए रखने के लिए रूल्स का होना जरूरी है। तो अब ये रूल्स बनाता कौन है? तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में। वही पार्लियामेंट हमारे लिए रूल्स को बनाती है। तो आइए पहले हम लोग कुछ की वर्ड्स देख लें। की वर्ड्स में बिल। अब बिल आप लोग सुनते ना कि अक्सर ये बिल पास हुआ, वो बिल पास हुआ। तो बिल क्या होता है? द प्रपोजल फॉर लॉ इज कॉल्ड अ बिल। जब किसी भी नियम को बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, तो वो बिल कहलाता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। तो लॉज आर अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय अ कंट्री और अ स्टेट दैट डिफाइंस व्हाट द पीपल शुड एंड शुड नॉट डू। नियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? नियम होते हैं कानूनों का एक संग्रह होते हैं जिसको कि किसी देश या राज्य के द्वारा फॉलो किया जाता है, और जो ये बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आर्बिट्रेरी डिस्क्राइब अ कोर्स ऑफ एक्शन और अ डिसीजन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और जजमेंट बट ऑन पर्सनल विल और डिस्क्रिशन विदाउट रिगार्ड टू रूल्स और स्टैंडर्ड। आर्बिट्रेरी क्या होता है? आर्बिट्रेरी एक ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, ऐसे डिसीजन को डिस्क्राइब करता है जिसमें कोई की, जो कि वो वैलिड नहीं होते, जिनमें कोई तर्क नहीं होता है। तो आर्बिट्रेरी उसको कहते हैं कि जिसमें कोई तर्क ना हो, जो सही ना हो। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स, यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट टू टाइप्स के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स उस बिल को कहते हैं जो कि मनी से के अलावा और भी जितने सारे बिल होते हैं हमारी, जो दोनों हाउसेज, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल कहलाते हैं। और इनको कौन इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में? इनको उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट का मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, या कोई भी हाउस का मेंबर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल कौन, या वित्त बिल या मनी बिल क्या होता है? एनी बिल रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड अ मनी बिल। कोई भी बिल जो कि गवर्नमेंट के, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे और इसके साथ ही साथ इनकम, होने वाली आय से रिलेटेड होता है, वो कहलाता है मनी बिल। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, और मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है।
अब इस तरीके से इन बिल्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा सकते हैं। जैसे कि आपके पापा घर के आपका सारा खर्चा उठाते हैं, तो वो कोई भी सामान लाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि हर एक चीज़ के लिए कोई भी सामान, घर का कोई भी मेंबर कोई भी सामान लाया तो वो क्या करता है, वो बिल को ला करके पापा के पास दिखाता है, तो पापा उस पैसे को पास करते हैं, उसको वो पैसा देते हैं। ठीक यही बात मनी बिल्स के ऊपर भी है कि हमारी सरकार हमारे देश में जो भी खर्चा या जो भी इनकम होती है उसको बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में वो बिल अप्रूव हो जाता है तो वो मनी बिल कहलाता है। फिर वो पैसे आगे उस अलग अलग कामों में खर्च हो जाते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर, कीवर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अपनी बुक आपकी बुक आपके सामने होना चाहिए। तो आपकी बुक में आप खोलिए ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉ चैप्टर 4 पेज नंबर 25। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला सीन है जिसमें कि एक गरीब औरत है, उसके साथ उसका 17 और 18 ईयर्स का एक लड़का है। वो पुलिस के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, और जो वो लेडी है वो कह रही है औरत पुलिस से कि सर इसको माफ़ कर दीजिए, ये मेरा छोटा बच्चा है और ये दूसरों के बहकावे में आ गया था, अब ये आगे से कभी चोरी नहीं करेगा, प्लीज़ इसे क्षमा कर दीजिए। तो वो जो अफसर है वो कहता है कि ही वॉज कॉट, ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसको जेल में डाल दो और ताकि इसको आगे के लिए याद रहे। पेज टर्न बेटा, पेज नंबर 26। अब यहाँ देखिए फिर से वो मदर कह रही है प्लीज़ ही इज़ इमेच्योर, सर इसको छोड़ दीजिए, ये अभी पूरी तरीके से क्या है, मैच्योर नहीं है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, और ही हैज़ नेवर डन एनीथिंग, और ये कभी भी कुछ नहीं करेगा लाइक ऐसा आज के जैसा, ही विल नॉट डू इट अगेन, ये ऐसा नहीं करेगा, प्लीज़ गिव मी अ चांस, इसको एक चांस दीजिए। तो पुलिस ऑफिसर क्या कहता है, ऑफ यू गो, बॉयज लाइक हिम नेवर लर्न ऑन देयर ओन, लेट्स मी वर्क, आप लोग जाइए, ऐसे बच्चे अपने आप से नहीं सीखते हैं, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब सीन 2 क्या है, 2 wealthy men, a woman, the same policeman and a boy of same age as above in the police station wearing good clothes, 2 अच्छे आदमी और एक औरत, और उसी पुलिस वाले के सामने आके खड़े होते हैं, और उनके साथ उनका बेटा भी उसी एज का आकर के खड़ा होता है पुलिस स्टेशन में, जो लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो पुलिस वाला क्या कहता है, सन स्टीलिंग अ बैट, बेटा चोरी करना बुरी बात है, ऐसा दोबारा मत करना, तुम्हारे पापा एक अच्छे मैन हैं, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आगे से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उस बच्चे के जो दूसरे वाले बच्चे के फादर कहते हैं थैंक यू सर, आपने मुझे समझा और पुलिस स्टेशन के जो कष्ट थे उससे बचा लिया, थैंक यू फॉर योर, आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद। तो पीछे से वो जो गरीब वाली माँ थी वो देख रही है, बोलती है कि लॉ अनफेयर, हाउ अनफेयर, कैसा अन्याय हो रहा है। इट मीन्स कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, धन्यवाद। तो पीछे से वो जो गरीब वाली माँ थी वो देख रही है, बोलती है कि लॉ अनफेयर, हाउ अनफेयर, कैसा अन्याय हो रहा है। इट मीन्स कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप गरीब हैं, आपके पास सोर्स नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बेटा आ जाते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया है कि रूल ऑफ लॉ एक नियमों का एक संग्रह होता है जिसको कि किसी देश या राज्य के द्वारा फॉलो किया जाता है कि लोगों, और ये बताता है कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये आपको बता दें बच्चों कि जो ये रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ प्राचीन काल से ही भारत में क्या हो रहा था, जो लोकल जो स्थानीय नियम होते थे उनको तोड़ा जाता था। जो अलग अलग समुदाय के लोग होते थे वो अलग अलग तरीके की स्वतंत्रता का अनुभव करते थे इन नियमों को लगा करके। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया ये सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लगा, और ये दैट इज़ वाई समय ऐसा इसलिए हो क्योंकि कुछ विद्वान ये विश्वास करते हैं कि ये ब्रिटिशर्स ही थे,
जिन्होंने हमको सबसे पहले इंडिया में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन लाया। बट सम हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री विद यू, लेकिन कुछ इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं हैं और वो इसका खंडन करते हुए कहते हैं। वो किस आधार पर खंडन कहते हैं कि जो ब्रिटिश लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। वो कहते हैं कि जो अंग्रेजों का कानून था वो आर्बिट्रेरी था, मनमानी था, निरंकुश था। फॉर एग्जाम्पल द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, 1870 में उन्होंने जो सेडिशन एक्ट पास किया था उसमें क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करते हुए पाया जाता था या प्रोटेस्ट करते हुए पाया जाता था तो उसको बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाता था। पहले क्या होता था कि पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था, ट्रायल में मुकदमा चलाया जाता था। लेकिन सेडिशन एक्ट 1970 के थ्रू ये अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया कि अब वो किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल लिए उसको अरेस्ट कर सकती थी। और इसके साथ ही साथ वो हिस्टोरियन, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश इंडिया में कानूनी क्षेत्र को बनाने में। उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और आलोचना करनी स्टार्ट की जो अंग्रेजों के आर्बिट्रेरी लॉ थे। और 19वीं शताब्दी के आते आते इंडियन लीगल प्रोफेशंस आल्सो बिगन टू इमर्ज। वह जो इंडियन लीगल, भारतीय वैधानिक जो वकील थे वो इमर्ज हो गए थे, उत्पन्न हो गए थे। इंडियन जजेस आल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। भारतीय न्यायाधीशों ने भी निर्णय लेने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान बना उसमें जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के उन्होंने हमारे देश के लिए लॉ बनाए। अब हम ये देखेंगे कि ये लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आए। अब लॉ मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले लॉ बना कैसे। अवर पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर होल कंट्री। हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो सारे देश के लिए कानून बनाती है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या है, ये पूरे देश की सर्वोच्च संस्था है जो कि कानून को बनाती है। और इट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट दैट आर अंडर द जुडिशरी। और ये संसद ही है जिसके पास वो पावर होती है कि वो उन सभी विषयों पर कानून बना सके जो कि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इट कैन इनैक्ट न्यू लॉज और चेंज द एग्जिस्टिंग वन। ये नए नियमों को लागू कर सकती है और पुराने नियमों को बदल सकती है। द प्रपोजल फॉर लॉ इज कॉल्ड बिल। अब कोई भी कानून का जो प्रस्ताव रखा जाता है, जैसा मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया, वो बिल कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। अभी मैंने ही बताया ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स को छोड़ करके जितने भी तरीके के बिल होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स कहलाते हैं। और इनको कोई भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इंट्रोड्यूस होने से पहले ये हर हाउस में इस बिल के ऊपर 3 रीडिंग होती है। इस जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनमें 3 रीडिंग की जाती है। फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग ये इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है। इसमें कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो दोनों हाउसेज में बिल के बारे में डिस्क्राइब करता है और परमिशन लेके उसके बारे में बताता है। इस स्टेज में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है और बिल की एक कॉपी हर मेंबर को दे दी जाती है, हाउस के मेंबर को। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग में क्या एक जनरल डिस्कशन हेल्प की जाती है और क्लॉज बाय क्लॉज एक के बाद एक डिस्कशन लिए जाते हैं। जो मेंबर इस बिल को सपोर्ट करते हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये बिल क्यों नेसेसरी और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग हो गई, अब थर्ड रीडिंग। ये किसकी रीडिंग्स हैं, जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, द बिल इज मूव्ड फॉर फाइनल अप्रूवल। ये बिल जो होता है अंतिम स्वीकृति के लिए या फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है। द बिल एज अ होल इज फाइनली डिस्कस एंड पुट टू वोट। बिल जो पूरे टोटली जो है होल के रूप में डिस्कस किया जाता है और वोट दिया जाता है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ एमपीज, अगर जो एमपीज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा संख्या में इस बिल के फेवर में होते हैं तो ये बिल पास हो जाता है। अब मनी बिल क्या है, अभी मैंने बताया आपको मनी बिल
एनी बिल रिलेटिंग, कोई भी बिल जो है जो गवर्नमेंट के खर्चे से और इनकम से रिलेटेड होता है वो कहलाता है मनी बिल। और मनी बिल को लोकसभा में, लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है और बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट, बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के ये जो मनी बिल है वो पास नहीं हो पाता। और ये जरूरी हो जाता है कि राज्यसभा से लौटने के बाद इस बिल को 14 दिन के अंदर इसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और मनी ऑर्डिनरी बिल्स को कैसे 3 रीडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम ये अभी आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हैव यू एवर, बेटा आप अपने बुक का पेज नंबर 27 देखिए। लॉज आर मीन टू बी जस्ट एंड फेयर, दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिंग और अनफेयर टुवर्ड्स एनी फेयर। जो भी नियम बनाए जाते हैं पार्लियामेंट को, वो क्या होते हैं, वो निष्पक्ष होने चाहिए और उनको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिद्धांत प्रोवाइड किया गया है विच इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, जो कि रूल ऑफ लॉ कहलाता है। रूल ऑफ लॉ इन इंडियन डेमोक्रेसी, ऑल सिटीजन, भारतीय प्रजातंत्र में जितने भी नागरिक हैं वो कानून के समक्ष बराबर हैं, चाहे वो और किसी भी रूप में, स्टेटस के रूप में, कास्ट के रूप में, धर्म के रूप में, जेंडर के रूप में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से उस पुलिसमैन ने डिस्क्रिमिनेट किया था। हैव यू एवर नोटिस द सिंबल ऑफ इंडियन जुडिशरी, क्या बच्चों आपने कभी देखा है कि भारतीय न्याय का सिंबल क्या है? आपको पता है? नहीं पता है? अगर पता है तो भी मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय न्याय का जो सिंबल होता है वो होता है अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन। एक आंखों पे पट्टी बंधी हुई एक देवी की मूर्ति होती है जिसके एक हाथ में तराजू होता है और दूसरे हाथ में भारतीय झंडा होता है। What does it convey? ये क्या कन्वे कर रही है, क्या मैसेज दे रही है? The symbol represent that the law apply to all the citizen of the country। ये प्रकट कर रही है कि जो नियम है वो देश के सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। द blindfold represent justice without prejudice, जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसका ये मतलब है कि न्याय को बिना किसी पूर्वाग्रह से के करना चाहिए। ये नहीं कि आपके जान पहचान का इंसान आ गया तो आप उसके फेवर में न्याय कर दो, अगर आपको किसी ने रिश्वत दे दी तो आप उसके फेवर में न्याय कर दो। एंड स्केल्स आर फॉर फेयर एंड इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ। और जो तराजू बनी है वो किस लिए बनी हुई है? वो इसलिए बनी है कि जो नियम है